एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। आज हम बेटा 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 30 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको पता है हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने MCQs तो डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास 48 है, ठीक है, और यूनिक नोट्स सबके पास होने चाहिए, उसका पेज नंबर 36 है, ठीक है। यूनिक नोट्स का पेज नंबर 36 एंड टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48। तो ये क्वेश्चन है बेटा, वैसे तो आपके पास यूनिक नोट्स में भी बिल्कुल उसके करेक्ट आंसर और ऑथेंटिक आंसर्स वहाँ पर गिवन हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा, क्योंकि वहाँ पर भी कॉन्सेप्चुअली लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट का समझना ज़रूरी होता है। आंसर तो आपको मिल जाता है वहाँ से, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट समझ ना आए तब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं बेटा। वैसे नोट्स भी अपने सामने रखिएगा। अगर मैं कोई एडिशनल बात बोलूँ नोट्स से हट के तो वो राइट डाउन कर लिया करें, ठीक है जी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका डिस्कस करते हैं आज। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी? जी, तो इसमें बेटा पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग। ए में पूछा है जी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। ऐसी चीज़ें तीन चीज़ें बतानी हैं। पहले में ये बताना है कि जिनकी pH 7 से लेस है, यानी जिसकी pH 7 से लेस होती है वो बेसिस की बात कर रहा है, ठीक है, वो बताने हैं। अच्छा, pH लेस देन 7। दूसरे में क्या कहा है उसने? बी पार्ट में, बी में कहा है pH वैल्यू लेस देन 7। पहले में ग्रेटर देन 7, दूसरे में लेस देन 7 और तीसरे में इक्वल टू 7। तो बेटा ग्रेटर देन यानी pH ग्रेटर देन 7। बी में क्या पूछा है? pH वैल्यू लेस देन 7 और सी में क्या पूछा है? pH वैल्यू इक्वल टू 7। तो बेटा आपको ये पता है कि जिसकी pH 7 से ग्रेटर होती है वो बेस होता है, ठीक है। जिसकी pH वैल्यू 7 से लेस होती है वो क्या होता है? एसिड होता है। pH जिसकी 7 होती है इक्वल टू 7 वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि डेली लाइफ में, घर में जो हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनमें से 3 नाम बताने हैं बेस के, 3 नाम बताने हैं एसिड के, 3 नाम बताने हैं न्यूट्रल के। यानी 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जिनमें बेस होता है, या जिनकी नेचर बेसिक होती है। 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जिनमें एसिड होता है, यानी वो एसिडिक चीज़ें होती हैं। और 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं आपने जिनकी नेचर ना एसिडिक होती है ना बेसिक, बल्कि वो न्यूट्रल। वैसे तो नोट्स में भी इसका आंसर लिखा हुआ है, मैं फिर भी बोल देता हूँ। बेटा बेसिक चीज़ों में आपने बेस की एग्जांपल पढ़ी थी, सोप। उसकी एग्जांपल है नंबर 1, आप लिखते जाएँ साथ साथ बेशक। सोप है, डिटर्जेंट्स जितनी भी किस्म के हैं, सोप, डिटर्जेंट्स, ये उसके बाद ये आप यूज़ करते हैं, सर्फ एक्सेल वगैरह यूज़ करते हैं, एरियल आप यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया। डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हैं बेटा। ये सारे के सारे बेसिक हैं। डिटर्जेंट्स जितने भी हैं वॉशिंग पर्पज़ के लिए मोस्टली हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना,
ठीक है, मोस्टली वो क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। तो 3 नाम आ गए। दूसरे में लेस देन 7, उसमें एसिड होते हैं। अब एसिड किन किन चीज़ों में होता है बेटा, आपको पता है। वैसे तो फ्रूट्स भी हैं, सिट्रस फ्रूट्स में, लाइक लेमन, लेमन में होता है, आपको पता है। और इसके अलावा और 2-3 फ्रूट्स के नाम आप इस तरह के बोल सकते हैं। और या डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं बटर, आप बटर यूज़ करते हैं, बटर में भी एसिड होता है, यानी कि सोर मिल्क में भी एसिड होता है। और इसके अलावा 2-3 फ्रूट्स बता दें, कोई वेजिटेबल बोल दें इस तरह की, आप घर में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा विनीगर, उसमें भी एसिटिक एसिड होता है, यानी कि मैं नाम बोल देता हूँ। अब आप विनीगर यूज़ करते हैं, आप सिट्रस फ्रूट्स यूज़ करते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, मतलब ये भी आ जाते हैं, ग्रेप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स भी यूज़ करते हैं आप। उसके अलावा बटर, बटर में भी एसिड होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, आपने एसिड के नेचुरल सोर्सेज पढ़े थे ना, उनमें से कोई भी 3 चीज़ें जो आप घर में यूज़ करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में 3 चीज़ें ऐसी हैं, विनीगर, बटर, सिट्रस फ्रूट्स, ये यूज़ होते हैं घर में। ठीक है, नेक्स्ट, pH वैल्यू इक्वल टू 7, न्यूट्रल चीज़ें जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो आती है, आपको पता है कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं आप, वाटर। हम वाटर यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ये न्यूट्रल है, आपको पता है बेटा। वाटर के अलावा सॉल्ट यूज़ करते हैं आप, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl, बेशक इसके साथ कॉमन लिख दें, ये कॉमन सॉल्ट है, जिसको आप टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ज़्यादातर शुगर, ठीक है, शुगर, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल है। ये तीनों चीज़ें न्यूट्रल हैं, शुगर भी, सोडियम क्लोराइड भी और वाटर, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने 3 पूछी हैं तो हमने 3 ही नाम बता देने हैं इसके, राइट। नेक्स्ट, MCQ नंबर 2, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ बेस। अब हम दूसरा इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिफाइन बेस, कहते हैं बेस को डिफाइन करें आप। कहते हैं बेस को, अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर यहाँ पर हम बेस को क्या डिफाइन करें, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस को लिखें। कोई लोएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिख रहा होता है, कोई ब्रांसिलोरी बेस लिख रहा होता है, कोई आर्हेनियस बेस लिख रहा होता है। बेटा यहाँ पर बात की गई है जनरल, कि जनरली तौर पर बेस क्या होते हैं। आपको पता है बेसिस, आप ये बता सकते हैं कम से कम कि बेसिस जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, बेस इज़ अ सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। और आपको पता है इसकी pH वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 7, ये भी साथ बता दें। तो दे हैव बिटर टेस्ट, आपको पता है इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, कड़वे होते हैं। यानी जो आपने प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी थी, स्टार्ट में टेबल पढ़ा था बेस का, आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं बेस में। आपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस नहीं लिखना, आपने ब्रांसिलोरी का नहीं लिखना, आपने लोएस का नहीं लिखना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखना, आपने जनरल बात करनी है, क्योंकि उसने भी जनरल बात पूछी है आपसे। ठीक है, और बेस को डिफाइन करना है कि दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, दे हैव बिटर टेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा इनकी सोपी टच होती है, अगर इनको टच करें तो वी फील स्लिपरी। ठीक है, और इसके अलावा एग्जांपल दे देनी है कोई सी, सोप डिटर्जेंट्स एग्जांपल्स हैं बाकी। अच्छा, आगे बेस तो कर दिया, लेकिन एंड कहते हैं एक्सप्लेन ऑल अल्कलीज आर बेसिस, कि जितने भी अल्कलीज हैं ना वो क्या है, बेस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात बताई थी अल्कलीज के बारे में। मैंने कहा था कुछ बेसिस, बल्कि मोस्टली बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब दोज बेसिस, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, वाटर सॉल्युबल बेसिस, उनको हम नाम देते हैं किसका, अल्कलीज का। यानी ऐसे बेस इनको वाटर में डिज़ोल्व करें और वो सॉल्युबल हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, अल्कलीज। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी अल्कलीज हैं वो क्या हैं, सारे के सारे बेस हैं।
ये बात तो ठीक है, लेकिन सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। कुछ बेस ऐसे भी होते हैं अगर उनको हम वाटर में डिज़ोल्व करें वो सॉल्युबल नहीं होते, वो इनसॉल्युबल होते हैं। अब जो बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बेस नहीं है, वो बेस तो होंगे लेकिन वो अल्कली नहीं होंगे। ठीक है, आप ये कहेंगे दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। सो ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे बेस हल हो जाए, और भाई कोई हो जाता है कोई नहीं होता, हर किसी की मर्ज़ी, नेचर है हर किसी की अपनी। जो सॉल्युबल हो जाते हैं हम तो कह देते हैं भाई ये अल्कलीज हैं। बेस तो पहले ही थे ना, ये बेसिस भी हैं और अल्कलीज भी हैं। जो सॉल्युबल नहीं हो सके ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो हम कहेंगे ये बेस तो हैं लेकिन अल्कलीज नहीं है, नॉट अल्कलीज। अब ये अल्कलीज नहीं होंगे, नॉट अल्कलीज। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं है। तो इसीलिए बाकी कॉन्सेप्ट इसका आंसर लिखा हुआ है नोट्स में। नंबर 3, डिफाइन ब्रांस्टेड लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल दैट वाटर इज ब्रांस्टेड लोरी बेस। लो जी, ब्रांस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेटा आपने डिफाइन कर देना है इसको। कैसे? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। कैसे डिफाइन करना है कि ब्रांस्टेड लोरी बेस क्या होता है? वो तो आपके पास टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखते हैं मॉलिक्यूल और आयन, विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या होता है? ब्रांस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो ब्रांस्टेड लोरी एसिड होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो ब्रांस्टेड लोरी बेस होता है। तो उसकी एग्जांपल दे सकते हैं वाटर की। अब वाटर की एग्जांपल उसके साथ देनी है जिसमें ये क्या कर रहा हो? एक्सेप्ट कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि वाटर में डुअल नेचर होती है, ये एम्फोटेरिक है ना, ये डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी। लेकिन आपने एग्जांपल वो देनी है कि वाटर जिसमें बेस के तौर पे एक्ट कर रहा हो। तो वाटर बेस के तौर पे कब एक्ट करेगा? वाटर बेस के तौर पे तब एक्ट करेगा जब इसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराएंगे, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? ये एसिड है। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? अब रिएक्शन के दौरान एरो जो है वो हम क्या लगाएंगे? रिवर्सिबल, क्योंकि ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में रिवर्सिबल एरो यूज़ होता है, ये एरो लगाएंगे हम, राइट? अब इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना एक प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको? वाटर को, और वाटर क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट। जब वाटर एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे बाकी क्या बचेगा? क्लोराइड आयन। तो ये एग्जांपल है। तो बेस का क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। अब ये बन गया आपके पास, बेस आपका कन्वर्ट हो गया कॉन्जुगेट एसिड में। कैसे? यानी बेस का आपने कॉन्जुगेट लिया तो वो क्या बन गया? एसिड। और एसिड का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? बेस। यानी बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है हमेशा, और एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो आपने एग्जांपल भी दे देनी है वाटर की और HCl की। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी हो गया हमारे पास। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी? वो ये कह रहा है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सोल्यूशन। कि हमने तो कहा था ना कि आर्हेनियस जो है वो नॉन एक्वस को एक्सप्लेन नहीं करता था। नॉन एक्वस को एक्सप्लेन क्यों नहीं करता था? और आपको याद भी होगा किन 2 चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता था? याद है किसी को? याद आ गया होगा आपको। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन नहीं करता था, याद होगा, लिमिटेशन बता रहा हूँ आपको। और दूसरा किसको एक्सप्लेन नहीं करता था? अमोनिया को, आपको याद होगा। इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं करता था। कौन सा कॉन्सेप्ट? आर्हेनियस। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर हम ब्रांस्टेड के अकॉर्डिंग देखें
कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस, लेकिन ये एप्लीकेबल है नॉन एक्वस के लिए, नॉन एक्वस के लिए ये एप्लीकेबल है। यानी जो चीज़ें किसने फेल कर दी, आर्हेनियस ने फेल कर दी, तो ब्रॉन्स्टेड लोरी उन पे अप्लाई हो जाता है, उन पे अप्लाई हो जाता है। वो कहते हैं कि कैसे अप्लाई हो जाता है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। होनी नॉन एक्वस चाहिए, नॉन एक्वस। अब अमोनिया की बात करते हैं। अब देखिए अमोनिया NH3, जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ करा दें या HCl के साथ, किसी के साथ भी कराते हैं, किसके साथ कराएं, चलें जी मैं कहता हूँ कि वाटर के साथ करा देते हैं, ठीक है। H2O जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है क्या बनता है, आप वाटर अपना एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, अमोनिया उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो अमोनिया किसके तौर पे एक्ट कर रहा होता है, बेस के तौर पे, और वाटर किसके तौर पे एक्ट कर रहा होता है, एसिड के तौर पे। जब ये एक प्रोटॉन डोनेट करेगा तो अमोनिया उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो अमोनिया कन्वर्ट हो जाता था किस में, अमोनियम आयन में, NH4+ में, याद होगा आपको। और इसी तरह वाटर ने अपना एक हाइड्रोजन आयन दे दिया, बाकी इसके पास क्या बचा, हाइड्रोक्सल आयन। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो देखें इसमें क्या है, अमोनिया बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। नहीं तो आप ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट उठाएं, उसको पढ़ें, तो आप देखेंगे, पता चलेगा आपको कि अमोनिया बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। लेकिन आर्हेनियस ने तो कहा था कि ना, मेरे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग तो ये ना एसिड था ना बेस था। आर्हेनियस ने तो उसको फारिग कर दिया था, इसने कहा कि नहीं ये एक्वस ही नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोक्साइड नहीं देता, ये बेस नहीं है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लोरी तो अप्लाई हो रहा है ना, तो उसकी बात ठीक है कि वाकई में ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो नॉन एक्वस पे अप्लाई होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ वो कहता है कि अगर कोई ऐसा, अब एसिड कोई ऐसा लेके आए जो कि नॉन एक्वस हो, एक्वस ना हो, नॉन एक्वस हो। अच्छा, नॉन एक्वस का एक्वस में फ़र्क पता होना चाहिए बेटा। नॉन एक्वस का मतलब है जिसमें वाटर ना हो, जिसका सॉल्यूशन वाटर में ना हो, चाहे वो लिक्विड हो। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके नोट्स में भी एग्जांपल लिखी हुई है, तभी मैं वो, आप एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे। दूसरी एग्जांपल CH3COOH, एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराएं अगर हम किसके साथ, अमोनिया के साथ, चले करा दें इसी के साथ, या वाटर के साथ करा दें, इसके साथ मर्जी करा दें। चले मैं वाटर के साथ करा देता हूँ, H2। चले आप कहेंगे सर वाटर तो आएगा, एक्वस हो जाएगा ना। चले वाटर से मैं नहीं कराता जी, मैं अमोनिया से ही करा देता हूँ, क्योंकि हम नॉन एक्वस की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसका एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, अमोनिया के साथ। अब ये दोनों नॉन एक्वस हैं। नॉन एक्वस मीन वाटर तो दोनों में नहीं है। एसिटिक एसिड तो वैसे ही लिक्विड है नेचुरल तौर पे, और उसके बाद एसिटिक एसिड हमने लिक्विड है, उसका लिक्विड एसिटिक एसिड यूज़ करना है, और अमोनिया लिक्विड अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों में देखें कहीं वाटर है नहीं, आपने इनका वाटर में सॉल्यूशन नहीं बनाना, वैसे इनकी नेचर चेक कर रहे हैं। वो कहते हैं जब दो नॉन एक्वस हैं, इनका आपस में रिएक्शन होगा, तो इसमें क्या करेगा, जो एसिडिक एसिड है ये वाला CH3COO, ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, अमोनिया को। जब अमोनिया को डोनेट करेगा तो अमोनिया क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, क्या बना देगा, NH4+ अमोनियम आयन, और ये क्या बना देगा, बाकी क्या बचेगा, एसीटेट आयन CH3COO-। ये देखिए इनमें जो डोनेट कर रहा है वो क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। तो बात तो उनकी ठीक है। अगर देखा जाए तो ये दोनों नॉन एक्वस हैं, ये भी नॉन एक्वस है, ये भी नॉन एक्वस है। नॉन एक्वस क्यों कहा, कि इनमें वाटर नहीं है, लिक्विड हैं दोनों, नो डाउट दोनों लिक्विड हैं, लेकिन उनका दोनों में एबिलिटी है, वो डोनेट कर सकते हैं। एक डोनेट कर सकता है और एक एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन एसिटिक एसिड को देखो, मैंने वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कराया, जबकि आर्हेनियस ने क्या कहा था
कि वाटर के साथ रिएक्शन लाजमी है, वाटर में डिज़ोल्व लाजमी करो। ब्राउनस्टेड लोरी कहता है नहीं, वाटर नहीं भी है, एक्वस सोल्यूशन नहीं भी है, नॉन एक्वस में भी हो जाएगा। तो ये देखें दोनों नॉन एक्वस हैं, नॉन एक्वस हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसने सच कहा है कि जो ब्राउनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है वो वाकई में नॉन एक्वस सोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं, अमोनिया की वाटर के साथ भी, कि अमोनिया तो एक्ट कर रहा है ना, ठीक है, तो अमोनिया एक्सेप्ट तो कर रहा है ना बेस के तौर पे, तो मकसद अमोनिया था बताना, ठीक है। तो इसी तरीके से ब्राउनस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ भी देखें ये भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपके पास नोट्स में भी आई थिंक ये एग्जांपल्स लिखी हुई होंगी, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। रिएक्शन आप बेशक ना लिखें, नेम बता दें, वहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखने, ज़रूरी नहीं है रिएक्शन लिखने आपके पास, ठीक है। तो आप ये कर दें, और वहाँ पर आप वाटर की बजाय बेहतर है आप HCl के साथ करा दें रिएक्शन, ताकि वाटर आए ही ना, नॉन एक्वस का मतलब है वाटर हो ही ना, ज़्यादा बेहतर होगा। HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी यहाँ पे हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, बाकी बचेगा Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। देखें इन दोनों रिएक्शन में कहीं भी वाटर नहीं है, तो आपने अगर रिएक्शन लिखना भी है ना इक्वेशन, तो ये 2 इक्वेशन लिखिएगा, वाटर वाली इक्वेशन मत लिखिएगा, राइट। अच्छा नेक्स्ट, ये बात ठीक है, आप कहेंगे यस ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नॉन एक्वस एसिड ऐसे हैं जो अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देते हैं, और ऐसे नॉन एक्वस बेसिस हैं जैसे अमोनिया, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, विच काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन लोएस्ट एसिड एंड बेस। बेटा आपको पता है कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आपको पता है। इसका आंसर अगर लगाना है टेक्स्ट बुक से मैं लगवा देता हूँ। आप लोएस्ट कॉन्सेप्ट पे आए ज़रा, पेज नंबर 25 टेक्स्ट बुक का, ठीक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25। तो वहाँ पर एक बात बताई गई है, अगर आप देखें गौर करें जी। अब वहाँ पर आपने क्या बताना है बेटा, जो आपके पास सेकंड एग्जांपल जहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, वहाँ पर देखें एडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। एडक्ट की डेफिनेशन के आगे देखें, यहाँ से अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट। तो पेज नंबर 25 पे आपके पास ये आंसर आ गया, पेज नंबर 25 टेक्स्ट बुक। अब जो आपके आंसर टेक्स्ट बुक से मैच करते हैं वो साथ साथ मैं आपको लिखवाता जाऊँगा। कहाँ से? के बाद, यानी एडक्ट की डेफिनेशन के बाद, के बाद, नहीं लिखना उसमें, उसके बाद जो है इसको काट के, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से, जो अब मैं बताने लगा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये आ भी चुका है। वाई हाइड्रोजन आयन्स एक्ट एज लोएस्ट एसिड। बेटा इसका शॉर्ट क्वेश्चन का एक भाई हमने पढ़ा था टेस्ट योर सेल्फ में, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन तो नहीं था, वहाँ पर था YBF3। आपको याद है? मैं आपको टेस्ट योर सेल्फ बताता हूँ, आप फ़ौरन समझ जाएंगे जी। पेज नंबर 27 पे टेस्ट योर सेल्फ 10.1 में देखें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, YBF3 बिहेव्स एज अ लोएस्ट एसिड। वहाँ पर BF3 था, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, कॉन्सेप्ट वही है। क्यों? आप कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन लोएस्ट एसिड के तौर पे एक्ट क्यों करता है? बेटा आपको पता है हाइड्रोजन आयन H+, ये हाइड्रोजन आयन है ना, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाइड्रोजन आयन में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। आप कहेंगे H+ आयन या हाइड्रोजन आयन, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। आप कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन या इट हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, सो इट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, इट मीन्स
ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड। आप कहेंगे हाइड्रोजन आयन यानी H+ हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल एंड इट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आप अपना हाइड्रोजन आयन अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करता है ना, तो आप डुप्लेट ऑक्टेट की बात ना क्या करें, आप डायरेक्ट कहा करें वैलेंस शेल टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लोएस जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो हम कहेंगे ये लोएस एसिड है। एक नंबर तो होगा स्टेटमेंट का, एक नंबर होगा स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। नाइट्रोजन आपने बनाना है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन हम करते थे ना, ये अमोनिया के साथ, ये देखें ये अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया, और इसके साथ हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, इसको मैं सिंगल स्टेप में ही समझा देता हूँ। ये अपना प्रोटॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, वो क्या करेगा उसको एक्सेप्ट। जब वो एक्सेप्ट करेगा उसका स्ट्रक्चर बना दें, क्या बनेगा सेम N2, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दें सारा डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, इसको आप लोएस्ट स्ट्रक्चर कहते थे। ये बना के मैंने कहा था प्लस का साइन स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लगाते हैं। ये जी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, ये यहाँ पर प्लस का चार्ज लगा दें। ये स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, स्ट्रक्चर का एक नंबर है याद रखिएगा दोनों में। वो अगर वो वाला क्वेश्चन करेंगे BF3 वाला तब भी स्ट्रक्चर लाजमी है, तब BF3 के साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइड्रोजन वाले में हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। तो बेटा आपने ये लाजमी तौर पर बनाना है। अगर मैंने ये 2 स्टेप में बना दिया है, वैसे इसके 3 स्टेप्स हैं, तो आप 3 स्टेप में बना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इस तरह भी बना सकते हैं 2 स्टेप में, दोनों को प्लस करके एरो शो कर दें और आगे स्ट्रक्चर बना दें। जैसे आप 9th में पढ़ते थे वैसे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, प्लस का साइन ऊपर लगेगा जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 एसिड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 जी, ऐसे एसिड्स के नाम बताने हैं जो फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, नेम भी लिखिएगा फार्मूले भी। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, नाम लाजमी लिखने हैं साथ दोनों के बेटा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा, आपको बता रहा हूँ, आपने नाम लाजमी लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी नेक्स्ट है हमारे पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन pH। व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर। pH की डेफिनेशन बतानी है बेटा। pH की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी मार्क करवाई है जब हमने डिफरेंस बिटवीन P एंड pH पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। तो खैर आप इसका आंसर मार्क कर लें। आपको पता है pH इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो आप उसका आंसर लगाएं ज़रा, आएँ pH स्केल वाला टॉपिक में। पेज नंबर है आपके पास टेक्स्ट बुक का 33 पे आ जाएं ज़रा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास क्या है बेटा 33। पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज बता रहा हूँ 33 पे कहाँ से अब मैं मार्क करने लगा हूँ, आपको बताने लगा हूँ, आपने वहाँ से मार्क करना है जी। जहाँ पर बेटा आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर है 5, लाइन नंबर 5 के सेंटर में देखें, जहाँ पर लिखा हुआ है देयरफॉर को छोड़ देना है। देयरफॉर के बाद जहाँ पर लिखा हुआ है pH इज़, वहाँ पे pH इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। दैट इज़, फार्मूला लाजमी लिखना है, ज़रूरी है बेटा। आप लिखेंगे फिर pH का फार्मूला भी। pH का फार्मूला क्या होता है, pH
इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक नंबर तो इसका मिल गया, डेफिनेशन लिखनी है और फार्मूला लिखना है, ठीक है। फार्मूला लाजमी लिखना है, उसने नहीं भी पूछा तो भी लिखना है और लिखना सही है, ठीक है। दूसरा, साथ ही उसने एक और चीज़ पूछी थी, उसने ये भी कहा था व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर। बेटा बाज़ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी आता है बच्चों को, जल्दी में क्या करते हैं, पीएच की डेफिनेशन लिखी, उसका फार्मूला लिखा और ख़त्म, अगला आंसर देना भूल जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक नंबर है आपका पीएच की डेफिनेशन का और फार्मूले का, एक नंबर है कि वाटर की पीएच बतानी है, प्योर वाटर की। और मैंने आपको बोला था प्योर वाटर कौन सा होता है, डिस्टिल्ड वाटर को बोलते हैं केमिस्ट्री में, डिस्टिल्ड वाटर वो प्योर होता है जिसकी पीएच 7 होती है। आप लिखेंगे द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज़ 7, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज़ 7, आप बताएंगे उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, राइट। ये आपने साथ बताना है जी। शॉर्ट क्वेश्चन 8 हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी टाइम्स अ सॉल्यूशन ऑफ pH 1 विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH 2। बेटा मैंने आपको डिटेल में ये लेक्चर दिया था, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। जब मैंने आपको pH स्केल पढ़ाया था, pH स्केल का जो दूसरा लेक्चर था ना, वो इसी पे दिया था। तो आपको पता है कि pH 1 और pH 2 में, pH 1 जो है वो pH 2 से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 10 टाइम्स। कितने टाइम्स, 10, 10। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर भी मौजूद है टेक्स्ट बुक में। अब टेक्स्ट बुक का आंसर मैं आपको पेज बताता हूँ, पेज नंबर है जी आपके पास स्टूडेंट्स 34 पेज पे आए ज़रा, पेज नंबर 34 टेक्स्ट बुक का। पेज नंबर 34 जो आपके पास टेबल नहीं बना हुआ, ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, ये टेक्स्ट बुक का 34 पे टेबल बना, टेबल के बिल्कुल नीचे देखें, कंक्लूजन्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिंस द पीएच इज लॉगरिथमिक स्केल, पढ़ा था हमने, यहाँ से मार्क करें, सिंस द पीएच स्केल इज लॉगरिथमिक अ सॉल्यूशन ऑफ pH 1, देखिए वही आंसर आ गया, हैज़ 10 टाइम्स, मैंने आपको इंपॉर्टेंट MCQs भी बनवाया था यहाँ पे, 10 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देन दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ pH 2, यहाँ तक pH 2 तक जाके स्टॉप कर देना है, आगे नहीं लिखना, pH 2 बस यहाँ पे, यानी बताना है सिर्फ आपने कि जो pH 1 का है सॉल्यूशन, उसकी pH जो वो कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है, 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है, किससे, pH 2 वाले से, राइट। नेक्स्ट जी, ये भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा, ये बताया गया है कि डिफाइन द फॉलोइंग्स, यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, कहते हैं इन टर्म्स को अपने डिफाइन करना है। कौन कौन सी टर्म्स हैं, नंबर 1 नॉर्मल सॉल्ट्स और नंबर 2 बेसिक सॉल्ट्स। बेटा ये तो डेफिनेशंस आपने लिखनी है और साथ एक एक क्या देनी है, एग्जांपल देनी है। कैसे, अब आप देखिए इसको, नॉर्मल सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स आपने किस में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में से, याद है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमने पढ़ी थी। तो देखिए पेज नंबर 40 पे आए ज़रा, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40। अब पेज नंबर 40 पे आपके पास आंसर मौजूद है, पेज नंबर 40 पे पहले पार्ट का ऑप्शन मौजूद है, कौन सा, नॉर्मल सॉल्ट्स। अच्छा, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स एक ही होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल और न्यूट्रल एक ही नाम है जी। इसमें क्या क्या लिखेंगे, सारा तो नहीं लिखेंगे बेटा, आपने सारा नहीं लिखना, हाँ डेफिनेशन कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल, एनी वन एग्जाम्पल जो आपको याद रहे, जो आपके माइंड में हो, जो आपको इजी लगे, वो एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्ट में देखिए पेज नंबर 40 पे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का पहला पॉइंट, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स, ये यहाँ से मार्क करेंगे आप। अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयंस, ठीक है, NH4+ इज कॉल्ड नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स।
दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, दैट इज़। अब आई थिंक इसकी फर्स्ट एग्जांपल लिख लें आप, पहली एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में, इजी भी है, ठीक है, और सिंपल है, आपको याद भी रह जाएगी, ठीक है। तो आपने इसमें पहली एग्जांपल लिख देनी है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए फिर आप नॉर्मल सॉल्ट सारा लिखेंगे, उसके अंदर जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी लिखनी होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में एक एग्जांपल दे देनी है, एक इक्वेशन सही लिख देनी है बस जी। ये तो हो गया नॉर्मल सॉल्ट, ये पहला पार्ट उसका कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट कौन सा था उसका? दूसरे पार्ट का उसका था बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट बेटा आपके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41 पे है, यानी नेक्स्ट पेज पे। ये पेज नंबर 40 पे था पहला पॉइंट। अब पेज पॉइंट नंबर 2 कौन से पेज पे है? पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 का कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 3 देखिए आप, बेसिक सॉल्ट 41 पे जो तीसरा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है बेसिक सॉल्ट। इसमें भी सेम आपने डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के साथ कोई सी एक एग्जांपल दे देनी है। कौन सी? देखिए अब बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके साथ देखिए आपने अब और क्या करना है बेटा, इसमें एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने कोई सी एक एग्जांपल लिख देनी है। कौन सी? पहली एग्जांपल लिख दें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाली प्लस HCl, एल्यूमिनियम डाई हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना दें और वाटर बना दें, यहाँ तक ये लिख सकते हैं। हाँ, इसके साथ एक लाइन और लाजमी ऐड कीजिएगा जो मैं बोलने लगा हूँ आप। कौन सी? जो सेंटर में एक लाइन लिखी हुई है, दीज सॉल्ट्स फर्दर रिएक्ट ये विद एसिड टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट, ये लिख दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बस उतना ही लिखें। अलबत्ता आप ये ज़रूर लिख सकते हैं, उसमें ये बात ऐड ज़रूर कर सकते हैं कि दीज सॉल्ट्स टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये लिख लें। बेसिक सॉल्ट की डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन के बाद एक एग्जांपल लिखी, एग्जांपल के बाद जो लाइन मैं अब बोल रहा हूँ ये लिख लें। क्या लिखेंगे? दीज सॉल्ट्स या बेसिक सॉल्ट्स लिख लें, दीज सॉल्ट्स टर्न रेड लिटमस, दीज सॉल्ट्स टर्न TURN टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। तो ये लिख देंगे तो बेहतर होगा, ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं है, डेफिनेशन और एग्जांपल लिख दें वो भी आपके लिए सही होगा, काफ़ी होगा, ठीक है जी बेटा। तो हमारे कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए? 10 टोटल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 20 थे। तो आज हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चन इसके डिस्कस किए। तो बाकी जो बेटा उसके 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने बेटा इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में भी ज़्यादातर मोस्टली आपको पता है पेपर आपका एक्सरसाइज में से बनता है और कुछ टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन भी होते हैं साथ। तो शॉर्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में आई थिंक आपको बने बनाए मिल जाते हैं। एक्सरसाइज और टेस्ट योरसेल्फ जो बच्चा थॉरोली अच्छी तरह तैयार कर लेता है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो स्टूडेंट्स आपको आज सिर्फ मैंने 10 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। कैसे? कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया, बाकी नोट्स में से बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आप वहाँ से उनको फॉलो करें। कॉन्सेप्ट सेम है, वहाँ पर डिटेल में अथेंटिक बना के एग्जांपल्स के साथ मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट में सिर्फ बताता गया हूँ। तो ज़ाहिर है आपने याद करके इनको प्रैक्टिस करना है, इनको लिखना भी है, ठीक है। याद करके लिखेंगे, इक्वेशंस भी आपको तैयार हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।